डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मिश्रा सर आप लोगों के लिए कुछ विशिष्ट चीज़ लेकर के आया हूँ। ध्यान देने की बात है, आज मैं वन शॉट वीडियो, मेरे दिमाग में एक बात आई कि बच्चों के लिए कितना सहज रूप से मैं दे सकूं। बहुत से बच्चों ने एक बात मेरे सामने पेश की कि सर सारा आकाश उपन्यास, इसका कुछ मूल मंत्र बताइए। तो मेरे दिमाग में आया कि मूल मंत्र तो मेरे पास है। सारा आकाश वन शॉट में आप लोगों को समझा दूं, क्योंकि पूरा नॉवेल बच्चे महीने पढ़ते हैं, ऊब जाते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो मैं सोचा हूं कि पूरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक शॉट में सब कुछ दे दिया जाए। यह चीज़ पहली बार मैं काशी हिंदी संस्थान में इन पूरे सारा आकाश को वन शॉट वीडियो में आपके समक्ष पेश हो रहा है। ध्यान देने की बात है, सबसे पहले आज के इस वन शॉट वीडियो में याद रखें क्या क्या पहले चीज़ मैं डिक्लेयर करूंगा। पहली बात तो याद रख लो, पूरा इसमें टेबल ऑफ कंटेंट जो होगा लेखक का यानी उपन्यासकार का परिचय दूंगा मैं, पात्र परिचय डिटेल में बताऊंगा, सारा आकाश का पूर्वार्ध भाग, उत्तरार्ध भाग, फिर उद्देश्य। इन तमाम चीज़ों पर मैं एक के बाद एक चर्चा करूंगा बच्चों। तो पहले आज मैं यानी लेखक परिचय के संदर्भ में आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं। राजेंद्र यादव एक साधारण लेखक नहीं है बच्चों। एक युग को प्रतिनिधित्व करने की क्षमता इस राजेंद्र यादव में है। साधारण कलाकार नहीं है बच्चों। यानी राजेंद्र यादव, वैसे आजकल के बच्चे तो साहित्यकारों के बारे में इतना जानते नहीं हैं, वह केवल साहित्यकारों से कोई लेना देना नहीं है, तो एग्ज़ाम में बाध्यता रहती है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, यानी इंटरेस्ट के साथ नहीं, मार्क्स को ध्यान में रख कर पढ़ते हैं। आजकल यानी पहले जो बच्चे थे वे इंटरेस्ट से पढ़ते थे, साहित्यकार के बारे में जानते थे, जानने की इच्छा होती थी। लेकिन आजकल मजबूरी में, खैर मजबूरी में पढ़ लो, लेकिन कुछ पढ़ लो। ध्यान दो, राजेंद्र यादव का जन्म याद रखिए 28 अगस्त 1929 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनका जन्म अति साधारण परिवार में हुआ। तो जब लोग पहले अति साधारण परिवार में जन्म लेते थे, निम्न मध्यवर्गीय परिवार में जब जन्म लेते थे, तो पूरा जीवन बड़ा संघर्षमय बीतता था बच्चों। बहुत संघर्षमय जीवन राजेंद्र यादव ने बिताया। और आगरा विश्वविद्यालय से किसी प्रकार से इन्होंने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उस ज़माने में प्रथम श्रेणी आना बहुत मुश्किल था बच्चों। फिर भी इन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हिंदी में लाया था। और बाद में यानी इनका विवाह भी हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी, याद रखें मन्नू भंडारी जिन्होंने दो कलाकार या ऐसे तमाम कहानियों को लिखी हैं, मन्नू भंडारी के साथ हुआ। आप लोग मन्नू भंडारी का नाम जानते होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो राजेंद्र जी ध्यान दें, और क्लास 12 में भी इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है बच्चों। और वह कहानी मजबूरी जो है ना, फिर मैं कहा मजबूरी में ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो, छोड़ो मत हमारे इन लेखकों को। राजेंद्र यादव जी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। और एक बात याद रख लीजिए, एक बहुत प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार, समालोचक के रूप में अपनी एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया। हंस जैसी पत्रिका का, यानी जिसे मुंशी प्रेमचंद ने शुरू किया था, उस पत्रिका में काम करना मामूली बात नहीं थी, कम गौरव की बात नहीं थी बच्चों। तो उस हंस पत्रिका के संपादन में इनकी भी भूमिका थी। खैर चाहे जो भी हो, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सेवा किया और लंबे समय तक हिंदी उपन्यास को, कहानी को एक नई दिशा देते रहे। और 28 अक्टूबर 2013 की रात्रि को नई दिल्ली में 84 वर्ष की आयु में ऐसे महान लेखक का मानो हिंदी का एक युग का समाप्त हुआ हो। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों, इन्होंने जो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, उपन्यास लिखे इन्होंने, सारा आकाश तो आप जानते ही हो। सारा आकाश इसका पहले का नाम प्रेत बोलते हैं, यह उपन्यास था। प्रेत बोलते, बाद में उसको सारा आकाश नाम दिया गया। खड़े हुए लोग, उल्टा, एक था शैलेंद्र, 1 इंच की मुस्कान,
इत्यादि तमाम इन्होंने उपन्यास लिखा बच्चों। और बहुत बड़ी उपलब्धि की बात आप देख सकते हो। यानी और कुल्टा के अलावा स और मात, अनदेखे अनजाने पुल और मंत्र विद्व, ऐसे ऐसे इन्होंने उपन्यास लिखे। तो उपन्यास क्षेत्र में बहुत लंबी भूमिका थी हमारे राजेंद्र यादव जी की। कहानी संग्रह में भी कम नहीं थे जवान, कहानी संग्रह में भी धूम मचा दिए। देवताओं की मूर्तियाँ, छोटे छोटे ताजमहल, श्रेष्ठ कहानियाँ, खेल खिलौने, इस तरह से बहुत सारे, अभिमन्यु की आत्मकथा, किनारे से किनारे तक, टूटना, चौखटे तोड़ते त्रिकोण, ये जो आतिश गालिब, यानी इस तरह से मेरी 25 कहानियाँ, अब तक समग्र कहानियाँ, यहाँ तक पढ़ाओ, वहाँ तक पहुँचने की दौड़, हासिल और अन्य कहानियाँ। इस तरह से बच्चों इन्होंने हजारों कहानियाँ एक के बाद एक लिखते चले गए। यानी एक सर्वश्रेष्ठ, अगर इस आधुनिक दौर में अगर हम कह लें तो एक महान कहानीकार के रूप में अपनी भूमिका रखते हैं बच्चों। कविता संग्रह में भी इन्होंने एक ही किताब लिखी लेकिन धूम मचा दी। एक ही किताब लिखी कविता में, आवाज़ तेरी है, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात। कविता संग्रह ये जिंदगी भर याद रहेगी, आवाज़ मेरी है नहीं, आवाज़ तेरी है। तो ये इस तरह से यानी कविता संग्रह बहुत प्रसिद्ध रहा है इनका। अब इस तरह से बच्चों, अब आप लोग यानी आप समझ सकते हो कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने समाज के लिए, देश के लिए प्रदान किया। अब मैं सारा आकाश उपन्यास पर आ रहा हूँ बच्चों। तो सारा आकाश उपन्यास बहुत विस्तृत उपन्यास है। ये उपन्यास अपने आप में आजकल के बच्चों को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीख देती है, बहुत कुछ दर्शन देता है। और सारा आकाश उपन्यास में आने के पहले में इसमें कौन कौन से पात्र हैं भाई, बिना पात्र का, जैसे आपके परिवार के बारे में कोई अगर जानता है बच्चों, तो पहले परिवार में कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे टाइप के लोग हैं आपके परिवार में, पहले वो लोग उसको जानेंगे। और जब उसको जान जाओगे फिर क्या पूछना है। तो पहले परिवार में कौन कौन लोग हैं, कितना उम्र है, क्योंकि उम्र का असर लोगों पर पड़ता है बच्चों, ये बात जान लो। तो इसमें समर है, इस उपन्यास का नायक है, ठीक है। और बाबूजी अम्मा जो हैं ठाकुर साहब, एक मैंने कहा ना निम्न मध्यवर्गीय परिवार, यानी आगरा के आसपास से रहते हैं। और यानी अब आप समझ लो कि बाबूजी और अम्मा का दूसरा पुत्र कौन है, समर। और बचपन से ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है समर जो है। वह पलायनवादी भी है, बात बात में पलायनवादिता भी है, पढ़ने में बड़ा तेज तर्रार बालक है, कल्पनाशील है, भावुक व्यक्ति है, तमाम तरह के विचार उसके अंतर्गत। यानी जैसे नाम कहा जाता है ना, जैसा नाम वैसा गुण। समर का मतलब होता है संघर्ष, जिसके जीवन में द्वंद्व हो, पग पग पर संघर्ष की कल्पना हो, वह जो है समर होता है बच्चों। अब प्रभा, इस उपन्यास की नायिका है प्रभा। उपन्यास की सर्वे सर्वा प्रारंभ से लेकर के अंत तक अगर कोई छाई है तो प्रभा, लोगों के दिलो दिमाग पर छाई है प्रभा। अब ध्यान दें, बाबूजी, तीसरे महत्वपूर्ण बाबूजी बारे में मैं बात बता रहा हूँ। बाबूजी रिटायर्ड हो चुके हैं। प्राय घरों में बाबूजी की जो स्थिति होती है ना, डांटते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बच्चों को डांटेंगे, बिगड़ेंगे, हाँ कुछ डायलॉग मारेंगे। तो हर घरों में जैसे बाबूजी होते हैं बूढ़े, वैसे ही बाबूजी यहाँ पर भी हैं, बल्कि और डेंजरस। पहले के बाबूजी लोग और डेंजरस होते थे बच्चों। तो आजकल तो खैर, पहले बाबूजी सोचते थे लोग कि बच्चे 11-12 तक पढ़ लें, बस अपना काम धाम करें, शादी विवाह कर दें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। इस सोच को यहाँ पर भी बाबूजी में दिखाया गया है बच्चों। और इसके बाद में महत्वपूर्ण पात्र अम्मा जी हैं, बाबूजी की पत्नी हैं, और समर की, धीरज की, यानी मुन्नी की, और कुंवर की, अमर की माँ हैं। तो बूढ़ी स्त्री घर में जानते ही हो, हमारे हिंदू समाज में माला फेरती रहती हैं, बहुओं को डांटती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, कुछ काम तो कम करती हैं लेकिन डांटने वाला काम तो जम करती हैं। तो अम्मा जी भी डांटने वाला काम जम कर करती हैं। तो
अब इसके बाद में और जो सहायक पात्र हैं और भी जान लो, जैसे यह जो समर है ना, समर के बड़े भाई धीरज जी हैं और छोटे छोटे दो भाई भी हैं, अमर और कुंवर, और एक बहन मुन्नी है, तो उनका भी चरित्र मैं कर दूं। धीरज जो है बाबूजी का बड़ा लड़का है, यानी बाबूजी और अम्मा का सबसे बड़ा सुपुत्र जो है धीरज है। धीरज बहुत मेहनती है, परिश्रमी है, एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। भाभी जो हैं धीरज की पत्नी हैं और घर की सबसे बड़ी बहू हैं, उनको एक सुपुत्री पैदा हुई है। भाभी पूरा घर की पॉलिटिक्स में, गांव की पॉलिटिक्स में माहिर स्त्री हैं। और मुन्नी है, अम्मा था बाबूजी की पुत्री है। समर और अमर दिवाकर धीरज की बहन है। इसके बाद कुंवर, अमर के बारे में बता दूं, अमर जो है बाबूजी का तीसरा पुत्र, यानी अम्मा जी का तीसरा पुत्र है। कुंवर जो है बाबूजी था, अम्मा जी का चौथा पुत्र है कुंवर। के बाद दिवाकर समर का सबसे घनिष्ठ मित्र, यानी होता है ना, जे मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। मित्र वही होता है बच्चों जो मित्र के काम में आए, मित्र की समस्याओं में दुख में साथ दे। तो वैसा ही अगर कोई मित्र है दिवाकर है बच्चों। जैसे नाम वैसा गुण, दिवाकर माने सूर्य, तो वैसे ही सूर्य की भांति समर के जीवन प्रकाश देने वाला दिवाकर है। उसके सुख दुख में साथ साथ खड़ा है। किरण जो है दिवाकर की धर्मपत्नी है और तेज तरार है यह भी। तो दिवाकर सूर्य की किरण ही होती है जिसका साथ न छोड़े। किरण आधुनिक है। शिरीष भाई, ध्यान दो, शिरीष जो है दिवाकर का चचेरा भाई है, लेकिन बड़ा विद्वान है, पाश्चात्य संस्कृति में रंगा हुआ है, यानी इंडियन कल्चर को बहुत कम मानता है। हमारे देश में ऐसे ऐसे बहुत से लोग भी मिल जाएंगे ना, इंडियन कल्चर की धज्जियाँ उड़ाते हैं और आजकल पढ़ लेते हैं तो विदेशी कल्चर में बह जाते हैं। तो वैसे ही उसी का 2 कॉपी है शिरीष। पढ़ाई लिखाई तो किया है, लेकिन इसकी बुद्धि विवेक में जो है वेस्टर्न कल्चर रच बस गया है। मामा जी जो हैं, जैसे आजकल मामा जी खैर तो थोड़ा बदले हुए हैं। पहले जी मामा जी का पहले मोटिव भी होता था, उद्देश्य होता था बच्चों कि बच्चों की, यानी जो भांजा भांजी हों, सबकी शादी विवाह कराने की गारंटी जो है मामा जी लोग लिया करते थे। तो यहाँ मामा जी चंदन जी हैं, यानी बाबूजी के साले साहब हैं और अम्मा जी के भाई हैं। तो इनका मेन टारगेट सभी बच्चों का शादी विवाह समय समय पर करा देना अपना उत्तरदायित्व तो ही समझते हैं। अब मैं साराकाश उपन्यास के पूर्वार्ध पर पूरी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। साराकाश उपन्यास के पूर्वार्ध भाग में, यानी समर का पूरा जीवन यानी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो दुखांतक भरा हुआ है, एक सुखांतक भरा हुआ है। यानी लगभग दुखांतक वाला जो पार्ट है, लगभग 9वां अध्याय तक आप कह सकते हो, यानी 10वें अध्याय के प्रारंभ तक पूरा समर का जीवन ही संघर्षमय है। बेचारा दुख से तड़पता जीवन है उसका, यानी उसकी आत्मा को कष्ट नहीं है, यानी सुख नहीं है बेचारे को। तो यानी उपन्यास में समर का जीवन कितना संघर्षमय है, वह सारी चीज़ें यानी कष्टमय दुखांतक स्वरूप, यह सारी चीज़ें पूर्वार्ध में है। और उत्तरार्ध में उसके सुखांतक भाग का, यानी पत्नी बात करने लगती है, पत्नी पति से बात होती है, ये तमाम चीज़ें उत्तरार्ध में बहुत विस्तृत तरीके से उल्लेख किया जो गया है। प्रायः यह जो जहाँ पति पत्नी बात करते हैं, कितना प्रेममय तरीके से बात करते हैं, उसको हम दूसरे भाग में उत्तरार्ध में हम देख पाते हैं। अब पूरे उपन्यास को जानो बच्चों। आखिर एक बात ये जान लो आप लोग महत्वपूर्ण रूप से प्यारे बच्चों, कि सबसे अहम बात, आखिर यही उपन्यास क्यों रखा गया। यह साराकाश उपन्यास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। यानी पति पत्नी में जहाँ एडजस्टमेंट न हो बच्चों न, वह जीवन नरक है। खास करके जो बच्चे, यानी अब आप लोग 11-12 पास करने के बाद में कुछ दिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद 2-4 साल के बाद में फिर शादी विवाह से जब जुड़ोगे, तो यह जीवन की कहीं पुनरावृत्ति न हो जाए आजकल के बच्चों में। आजकल बल्कि और संकट पैदा हो चुका है समाज में, पति पत्नी के बीच में, यानी तलाक की स्थिति तेज़ी से बन रहा है। यह तलाक जो है आज के सामाजिक परिवेश को बिगाड़ रहा है। यानी
अधिक तलाक की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर तेज़ी से हावी हो रहा है। इसलिए उपन्यास रखा गया है कि बच्चे जान लें, समझ लें कि जहाँ पति पत्नी में एडजस्ट नहीं होगा, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, वहाँ पर तो तलाक की स्थिति बन ही जाएगी। तो यहाँ पर समर और प्रभा में जब जो है पूर्वार्ध में ही दिखाया गया कि जब बातचीत नहीं होता है, एडजस्टमेंट नहीं होता, तो कितना दुखांतक माहौल है, कष्टमय माहौल है। यहाँ तक तलाक की स्थिति, विच्छेद की बातें भी चलना शुरू हो गई थी। लेकिन जब दोनों बात करना शुरू करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो पति पत्नी के बीच में पारिवारिक जहाँ माहौल हो बच्चों, वहाँ पर एडजस्टमेंट, यानी लाइफ इज एडजस्टमेंट, जीवन ही सामंजस्य का नाम है बच्चों। तो वही बात यहाँ पर भी है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है बच्चों, समर का विवाह पहले अध्याय में दिखाया गया है। पहले अध्याय में ही समर का विवाह संपन्न होता है। और समर जो है बड़ा कल्पनाशील प्राणी है। वह सोचता है कि मेरा विवाह अभी न करूं, बाद में करूं, कुछ बन जाऊं, इसके बाद करूं, फिर इन तमाम प्रकार की कल्पनाएं करता है। लेकिन मामा जी चंदन जी के प्रयास से, और चूँकि बड़ी बहन की, यानी ध्यान देने की बात है, धीरज की शादी बहुत पहले हो चुका था, मुन्नी की भी शादी हो गई थी, कुछ कर्ज सर्ज हो गया था, तो घर वालों ने सोचा कुछ दहेज मिल जाएगा, तो इसकी शादी, समर की शादी अगर संपन्न कर दी जाए तो पूरा भरपाई आराम से हो जाएगा। जो शादी में नुकसान हुआ है, यानी मुन्नी की शादी में जो खर्च हुआ है, कुछ तो भरपाई हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर इस जो ये पहले अध्याय में ये बहुत कुछ दिखाने का लेखक ने प्रयास किया है। और पहले यानी पूर्वार्ध में आप ये देखेंगे कि समर की शादी जो है समर की आशा के अनुरूप नहीं होती है। समर जो है लगभग वह यह कल्पना करता है, यह सोचता है कि हम बहुत ऊंची जगह पहुंचेंगे, या उसकी धमनियों में, उसकी सिराओं में महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, तमाम प्रकार की कल्पनाएं उसके दिमाग में आती रहती हैं। वैसा ही बनने का प्रयास करता है। लेकिन घर वालों ने शादी करा दी, तो शादी करा देने के बाद में ही वह क्या होता है, ध्यान देने की बात है, जिस दिन शादी हुई, जिस दिन उसकी सुहागरात थी, उसी दिन सब बाजा बजाने वाले हिजड़े वगैरह लोग आए थे, तमाम प्रकार के। क्योंकि जानते ही हो आप लोग, परंपरा यही गांव की होती है कि जब कोई गांव में या घर में संतान जब पैदा होते हैं, तब हिजड़े वगैरह आते हैं, नाच गान करते हैं और कुछ उपहार ले जाते हैं। या शादी विवाह होता है तब हिजड़े वगैरह आते हैं, नाच गान करते हैं, कुछ उपहार ले जाते हैं। ये तमाम चीज़ें यानी गांव में होती रहती हैं। सुहाग रात की जो सब कुछ चलता रहता है विधिवत तरीके से। सुहाग रात आप ये कह सकते हो कि जिस दिन है, उस दिन वो तमाम कल्पनाओं में बेचारा बहुत मानो कठिन संघर्षमय स्थिति से गुजर रहा होता है। वह मंदिर में चला जाता है। मंदिर में जाकर करके वहाँ समय जो है वह बिताने का प्रयास करता है। कुछ समय बीत जाएगा, वहाँ पर भी जाता है तो पूरा वह सोच रहा होता है, उसके दिलो दिमाग में शादी की बात ही रच बस गई थी। वहाँ सोच रहा है कि किस तरह शादी उसकी हुई, वहाँ पर शादी में लोग जो हैं किस प्रकार से, द्वारचार के समय में जब बारात आई तो वहाँ की औरतें द्वारचार में खड़ी थीं एक तरफ, वहाँ के बाराती कुछ देखते रहते थे। किस तरह से हंसी मजाक का माहौल चलता रहता है, यानी किस तरह से शादी में कुछ लोग ठाकुरों को बारात हो तो लोग शराब न पिएं, ऐसा संभव है। तो वहाँ पर भी कुछ लोग शराब वराब पीते हैं, कुछ लोग देसी, कुछ लोग विदेशी, ये तमाम प्रकार की चीज़ें वहाँ पर चलता रहता है। तो उसका दिमाग जो है शादी की बात वो सोचता रहता है, मेरी शादी क्यों हो गई, यह वो चाहता नहीं था चूँकि। तो वहाँ पर जो मंदिर में जो वहाँ पर तमाम पूजा पाठ चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है, वो तमाम भजन कीर्तन भी सब उसमें वह सोच रहा होता है, तमाम प्रकार की आरती वगैरह होते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो कल्पना करता रहता है। घर पहुंचा, रात हो गई थी, तो भाभी ने जो है धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया
और कमरे में पहुंचने से पहले ही उसने सोचा था कि प्रभा लजीली नववधू की तरह गठरी बनी होगी, उसी साज सज्जा से उसके स्वागत के लिए तैयार होगी। जैसा कि होता है बच्चों कि जब पति जाता है, दुल्हा जाता है, जब रात में घर में, तो पत्नी वह तमाम स्वागत करती है अपने पति का। तो बेचारी तो कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी, 3-4 दिन से शादी के जो परंपराएं थीं, जो सिस्टम है, उसमें बहुत थक गई थी बेचारी परंपरा। यानी प्रभा जो थी वह खिड़की पर खड़े खड़े, यानी उस पर एक हाथ घुटने के बल खिड़की पर वह सहारे वह इंतज़ार करते करते सो गई थी। उसी बीच में वह उसका पति समर आता है और कुछ देर तक बैठता है, और बैठने के बाद में वह तो अर्ध रूप से सो रही थी, सुप्तावस्था में थी बेचारी प्रभा की गलती वहाँ पर कुछ नहीं थी, लेकिन समर ने शायद इन तमाम चीज़ों की, उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाया, और आवेश में आकर, क्रोध में आकर के वहाँ से वह चल देता है, निकल देता है। और निकलने के बाद में वो सोचता है कि प्रभा बड़ी घमंडी है, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति की है। यानी वो सोचती है ना, पढ़ी लिखी है, चारों तरफ जितने भी, भाई जब कोई भी शादी होती है बच्चों ना, तो शादी होने के बाद में अगल बगल की जो औरतें होती हैं वह देखने के लिए आती हैं। सभी ने तारीफ़ किया था, जितनी भी अगल बगल की बहुएं थीं, सब लोगों ने तारीफ़ किया था कि प्रभा जो है बड़ी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, पहली वाली बहू से भी अच्छी है। और जब यह बात अगर घर की अगल बगल की औरतें अगर कह देती हैं, तो जो जेठानी है उस पर तो मानो सांप लौट जाता है उसके हृदय पर कि बताइए, यह तो गजब की बात है, बड़ी बहू यानी फीकी हो गई, दूसरी बहू अच्छी हो गई। तब वो पॉलिटिक्स करना वहीं शुरू कर देती है, कैसे दूसरी वाली बहू को नीचे दिखाया जाए, कैसे उसको डाउन किया जाए। अब वहीं से पॉलिटिक्स शुरू करती है, कैसे समर और प्रभा के बीच में दूरियां डाल दी जाएं। यहाँ तक कि बच्चों एक दिन जब वह नई नवेली दुल्हन भोजन बनाने जाती है, तो मौका देख करके वह जो जेठानी है, ये प्राय हर घरों में होता है बच्चों, जेठानी और देवरानी के बीच में बड़ी गहरी पॉलिटिक्स होती है बच्चों। तो यहाँ पर जेठानी जो भाभी जी है ना, बहुत गहरी पॉलिटिक्स की चाल चलती हैं। यानी खूब ढेर सारा नमक दाल में, सब्जी में, और मिर्चे वगैरह के बुक्के वगैरह डाल देती है। यहाँ तक कि पहले दिन जब समर खाने बैठा तो थू भोजन कर दिया, वो भोजन निकला नहीं गया। जितने लोगों ने खाया सब लोग यही, इसको भोजन बनाने नहीं आता है, सब लोगों ने आलोचना करना शुरू कर दिया। किसका बच्चों? प्रभा का। प्रभा बेचारी अलग थलग पड़ गई। पहले दिन से ही भाभी ने मानो तलवार खींच लिया उसके खिलाफ और जीत अपनी दर्ज कर दी, और इसमें भी सफल हो गई भाभी जी ने। यानी किसको? बहू यानी अम्मा जी को, और सभी लोगों को समझाने में कि ये पहली बहू जो है घमंडी है, पढ़ी लिखी है, कुछ काम करना नहीं जानती। उन लोगों ने दहेज के नाम पर क्या दिया, कुछ नहीं दिया। तो भाई एक बात यह है, जो माता पिता अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे, दहेज कहाँ से देंगे बेचारे? यहाँ पर भी वही बात है बच्चों, तो पढ़ाए लिखाए थे, दहेज कहाँ से दे पाते? अब ऐसी स्थिति में दहेज का ताना जो है अम्मा जी बराबर मारती रहती हैं, और यहाँ तक कि जो भाभी जी हैं, भाभी जी भी, और समर को, प्रभा को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका भाभी की थी। अब यह चारों तरफ दूरियां बढ़ गई, और दूरियां बढ़ जाने के बाद में होता है ना, कुछ दिन के बाद में फिर जो है बहू जो है अपने मायके जाती है। इस प्रकार से बहू जो है, प्रभा जो आई थी, वो अपने मायके चली गई। जैसे एक बहुत बड़ी बात यहाँ थी बच्चों कि कोई बहुत बड़ा तूफान आया था, चला गया हो, सब कुछ सामान्य हो गया फिर एक बात, यानी सभी कुछ मिट गया, बराबर हो गया। प्रभा अपने मायके चली गई। इधर सास जो है, यानी उसकी कभी दूसरी शादी की बात की कल्पना हो रही है कि बहू ऐसी आ गई है, ठीक नहीं है, घमंडी है, पढ़ी लिखी है, अपनी सुंदरता पर गर्व है। भाई ये सब होता रहता है बच्चों। जो लड़कियां सुंदर होती हैं कभी कभी घर में या अगल बगल के लोग उन पर व्यंग करते हैं, इसको अपनी सुंदरता घमंड है। अरे घमंड कैसा भाई? सुंदर है, सुंदर है
तो बहुत से लोग चिढ़ते हैं उसकी सुंदरता पर। तो इसलिए यहाँ पर जेठानी साहिबा जो हैं वह चिढ़ती हैं भाभी जी और उसके पीछे पड़ी रहती हैं, हाथ धोकर के पीछे पड़ी हैं बेचारी अपने। यहाँ तक कि वह मायके चली गई और मायके चली जाने के बाद में भी चारों तरफ घर में यही चर्चा हो रही है कि अब कम से कम उसकी, अगर उससे तलाक हो जाएगा, जो भी बातें हो जाएंगी, दूसरी शादी हो जाएगी उसकी। समर बेचारा जो है वह सोचता है एक शादी ने मुझको इतना सुख दिया, दूसरी शादी कल्पना तक भी वह नहीं करना चाहता है। और इधर बीच बाबूजी समर को समझाते भी हैं कि अरे नालायक, कम से कम तुम प्रभा से यानी बोला क्यों नहीं, बात करना चाहिए था तुमको, यानी बहुत ढंग से अपने ढंग से समझाते हैं। लेकिन समर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। समर जो है अपने ढंग की ज़िंदगी जीने का प्रयास करता है बच्चों। वह अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी शिक्षा दीक्षा पर वो केंद्रित रहता है। और इधर समर को समझाने में यानी भाभी जी सफल होती हैं, जबकि मुन्नी जो थी, मुन्नी बेचारी कहा जाता है ना, जो कष्ट झेलता है, कष्ट की अनुभूति वही समझ सकती है। मुन्नी का पति नालायक था, मुन्नी का पति जो है नालायक था, वह बड़ा दुख दिया था, बड़ा कष्ट दिया था मुन्नी को। और मुन्नी जो है वह अपने जब यहाँ मायके में है तो मायके में यानी वो समझ रही है कि अगर भाभी के बीच, भैया के बीच में, प्रभा और समर के बीच में अगर बातें नहीं होंगी तो क्या कैसी स्थिति बन सकती है। वह नहीं चाहती कि मेरी वाली कहानी जो है यानी मुन्नी के साथ दोहराई जाए। अगर मुन्नी का कुछ भावनाओं को, कष्टों को समझने वाली है तो वह ननद जो थी, वह प्रभा जो थी, यानी मुन्नी जो है वो प्रभा के कष्टों को कुछ समझने वाली है बात है बच्चों। अब इधर क्या होता है बच्चों कि धीरज जो है कि इधर याद रखिएगा इस बात को, भाभी को एक पुत्री पैदा होती है प्यारे बच्चों, याद रखना। और पुत्री पैदा होती है और पुत्री पैदा होने के पहले ही इसको यानी प्रभा को मायके से फिर मंगाया जाता है। मतलब कि प्रभा जो है अपने ससुराल फिर से वापस आती है। ठाकुर साहब ने यानी उसके भाई को, छोटे भाई को, अमर को वह भेजते हैं कि जा कर कर के तुम ले आओ, और वह ले कर कर के साथ में आता है। जबकि वो भाई ये बताता है कि देखो तुम्हारे घर पर, यानी उसके समर से बताता है कि उसके ससुराल में क्या बात है कि भाई तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। किसकी? समर की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। बाकी परिवार के लोग तो परिवार के लोगों की आलोचना कर रहे थे, सास की, जेठानी की, सबकी आलोचना हो रही थी वहाँ पर, लेकिन समर की तारीफ़ हो रही थी। क्योंकि समर जितना पढ़ाई करना हो पढ़ाई कर ले, इसका मतलब एक सीधी सी बात स्पष्ट है प्यारे बच्चों कि कोई भी औरत हो सबकी आलोचना कर सकती है, लेकिन अपने पति की आलोचना जल्दी बुराई नहीं करती है। एक बात यहाँ साफ हो गई। जबकि समर बात तक भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी प्रभा ने अपनी मायके में कभी भी समर के विरोध में कुछ नहीं कहा था, बल्कि यह कही थी वह दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं। जबकि बेचारा समर ये सोचता है कि वह, उसकी पत्नी बड़ी आदर्श पत्नी है। अब दोबारा उसके दिमाग में बात आती है कि वह अब इस बार बात करेगा। बात करने की इच्छा अब उसमें पैदा होती है। वह घर पर जाता है तो सोचा था कि अब आज की रात में वो बात करेगा, लेकिन उधर फिर समय का रुख ऐसा बदलता है कि मानो प्रभा के जीवन में दुख और कष्ट हो। और उसी बीच में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है बच्चों, कि वह घटना इतनी ज़बरदस्त घटती है कि वहाँ पर जब पुत्री पैदा होती है तो एक शुभ कार्य के लिए पूजा पाठ कराया जाता है। गणेश जी की पूजा होती है, यानी सत्यनारायण भगवान कथा वगैरह होती है। तो गौरी गणेश की पूजा के लिए जो मिट्टी बनाई गई थी, जो गोबर गणेश बनाए गए थे, सुबह अगले दिन बेचारी प्रभा जो है जब पूजा यानी जब बर्तन मांजने बैठती है तो संजोग से वही मिट्टी का जो गणेश जी थे उन्हीं से वो बर्तन मांज दी। अब इसी बात को लेकर, जबकि कोई बड़ी बात नहीं थी बच्चों, लेकिन अब इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया
और ऐसा मुद्दा बना करके झगड़ा हो गया घर में। सास और विशेष रूप से जेठानी साहिबा तो पीछे पड़ गई कि अगर हमारी बेटी कुछ हो जाएगा तो फिर प्रभा जिम्मेदार होगी। बेचारी प्रभा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। घर में पूरा महाभारत का माहौल चल रहा था और उसी बीच में समर वहाँ पर समर की एंट्री होती है और नालायक समर इंटर करता है, सारी बात सुनता है, न आओ देखता है न ताओ, प्रभा को चाटे मार देता है जोरदार। प्रभा बेचारी गिर जाती है। अंत में वह भी बड़ी दुखी होती है, रोने लगती है। सोचने वाली बात है, जिस नालायक समर ने बात नहीं किया था, बात भी किया तो गाली गलौज से बात किया, पीट करके बात किया। क्या यही एक पति का दायित्व होता है, धर्म होता है? इसलिए लेखक राजेंद्र यादव जी ने कहीं न कहीं इस विचारधारणा का पूरा विरोध किया है। कभी भी पति को पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति में यही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की पूजा होनी चाहिए, नारी की बीच एडजस्टमेंट होना चाहिए। और बाद में सब दूरियां, झगड़े का माहौल सब कुछ चलता रहा। समर और प्रभा के बीच में बात बिल्कुल नहीं हो पाती थी। प्यारे बच्चों, एक दिन इधर एग्ज़ाम समाप्त हुआ, क्लास 12 का एग्ज़ाम बड़े मेहनत से तैयारी के साथ संपन्न किया और एग्ज़ाम पेपर वगैरह अच्छा गया। तो प्रायः पहले के ज़माने में बात ये होती थी ना बच्चों कि एग्ज़ाम समाप्त होगा तो फिल्म ज़रूर देखेंगे। फिल्म देखने की परंपरा थी। आजकल खैर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे या पार्टी मनाएंगे, ये पहले के ज़माने में ऐसी बातें नहीं थी प्यारे बच्चों। तो अब फिल्म देखने की बात तय हो गई। दिवाकर और समर फिल्म देखने गए, साथ में वह जो है किरण भी साथ में गई। तो सब लोग फिल्म देखे। तो फिल्म देख करके लौटे तो वहाँ उसमें एक प्रेम का माहौल था। भाई नायक नायिका फिल्म में जो प्रेम का जो वार्तालाप हुआ, फिल्मी जो गाने हुए, तमाम चीज़ों का, क्योंकि जब कोई फिल्म लोग देख कर निकलते हैं ना बच्चों, तो जब निकलते समय फिल्म के डायलॉग के ऊपर, ये फिल्म का डायलॉग सुपरहिट है, गाने सुपरहिट हैं, गाने और फिल्म पर यानी लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। लोग उसी की बातें ज़्यादा करते हैं मूवी देख करके निकलने पर। तो समर भी जब अपने घर पहुंचा तो घर पहुंचने पर वहाँ पर देखता क्या है कि प्रभा रो रही है। लोग उल्टा सीधा बहुत सारी की बातें उसको कह चुके हैं कि यहाँ तक कि ठाकुर साहब ने बहुत कुछ कह दिया था। उसकी सास ने बहुत कुछ, क्योंकि नहा ली थी स्नान कर करके, छत पर स्नान करके नहा ली थी, बाल सुखवा ली थी। तो मुन्नी उसका साथ दी थी जबकि, लेकिन जो अम्मा जी थी बहुत कुछ डांटती हैं कि यह पड़ोसियों से नैना लड़ाने के लिए ऊपर छत पर जाती है। बाबूजी ने भी बहुत कुछ कह दिया उसको। यहाँ तक लोगों ने कह दिया कि पांडे जी की लड़की एक बगल में भाग गई है, तो जो मास्टर पढ़ाने आते थे चले गए, उसके साथ चली गई। ये तमाम तरह के आरोप बेचारी उस पर भी लगने लगे, किस पर, प्रभा पर भी। यह भी चरित्र से ऐसी है वैसी है। लेकिन जबकि बच्चों जान लो, समर की पत्नी प्रभा चरित्रवान स्त्री थी। कोई भी लड़की हो अगर चरित्रवान है और चरित्र पर अगर कोई दाग लगा देता है तो उस पर बहुत कष्ट होता है। हाँ, जो चरित्रहीन हो अगर चरित्र पर दाग लगाता है तो कोई बात नहीं, उसकी बल्कि शोभा बढ़ जाती है वहाँ पर। लेकिन मुन्नी यहाँ पर ध्यान देने की बात है बच्चों, प्रभा को बहुत कष्ट होता है, रात भर रोती रहती, ठंडक का मौसम है। और समर फिर घर पहुँचता है, देखता है पत्नी प्रभा रो रही है और खाना भी नहीं रखा गया है। बात क्या है, तो उसका मन जो है, चूँकि फिल्म देख कर गया था ना, इसलिए उसमें दया भावना, प्रेम और नायक नायिका वाला कहानी थोड़ा याद था उसमें। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझा, वह जाकर के प्रभा से पूछ बैठता है, तुम क्यों रो रही है ठंडक में? अगर रोना है जाकर घर के अंदर जाकर रो लो, बाहर क्यों रो रही, ठंडक लग जाएगी। अब वो बोलती तुमसे क्या मतलब, अरे सालों भर हो गए तुम बात नहीं किए और बात करने अब चले हो, तो तुमको क्या लेना देना है। इस तरह से दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं बच्चों। और दोनों ही यानी समर जो है प्रभा को पकड़ करके रोने लगता है, अपनी गलतियों का एहसास होता है। एक बात याद रखो बच्चों, जब व्यक्ति को गलतियों का एहसास मालूम होता है ना, तब उसकी आत्मा जो है शुद्ध हो जाती है, पाप जो है धुल जाते हैं। आंसुओं के माध्यम से पाप धुलते हैं पाप बच्चों। तो वाकई कभी कभी आदमी जो है जब रो लेता है ना, तो उसका अंतरात्मा शुद्ध हो जाता है। तो वही बात समर भी अब शुद्ध हो गया, उसके हृदय में अब प्रेम की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। अब दोनों में, अब मैं यहाँ उत्तरार्ध में पहुँच चुका हूँ प्यारे बच्चों। उत्तरार्ध
पुरुषार्थ का अब पहला अध्याय से इसे 10वें अध्याय की मैं और आगे बढ़ चुका हूँ। अब दोनों में बातचीत शुरू होती है। सुबह लेट से उठते हैं तो बेचारा समर जो है, ध्यान देने की बात है बच्चों, समर जो है वह अब यह सोचने लगता है कि कैसे मैं अब सूर्य की रोशनी में प्रभा का मुंह देखूंगा, क्योंकि जिसको मैं थप्पड़ मारा था आज मैं कैसे मुंह देखूं। आत्मग्लानि से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में खुशी की लहर थी कि प्रभा से बात की थी। आज प्रभा से बात करने की गजब की आनंद की लहर उसमें दौड़ रही है। और प्रभा केवल इतनी ही मांग की थी, और बहुत दिनों से वो पत्र नहीं लिखी थी अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, और वह सोची थी जब उसका पति बात करना शुरू करेगा तब वह पत्र लिखेगी। किसको? अपने माता पिता को। इसलिए अपने पति समर से कहती है कुछ पोस्ट कार्ड लेते आना, और पोस्ट कार्ड जो है ले कर के आना। तो वो समर जो है दिवाकर के पास जाता है सुबह सुबह, बल्कि दिवाकर मजाक भी लेता है, अरे क्या सुबह सुबह आ गया तुम, हमको तुम्हारी पत्नी तो गई है, मायके गई है, और मुझको डिस्टर्ब करने के लिए सुबह सुबह चले आया। तो बोला नहीं, मेरी पत्नी हमारे घर पर है और मायके में नहीं है। इस तरह से दोनों बातें करते हैं कि अब रिज़ल्ट जो है किस प्रकार से अब निकलने वाला है, रिज़ल्ट को लेकर भी तैयारी होती है। इधर प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इस बीच में दोनों के बीच में सुंदर माहौल चलता रहता है। पति पत्नी में जैसे बातचीत होती है, यानी दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक वातावरण में, प्रेममय वातावरण, जैसे दोनों के जीवन, बसंत ऋतु का ध्यान देने की बात है बच्चों, स्प्रिंग सीजन दोनों के बीच में चल रहा है। दोनों प्रेम की फुलवारी में जीवन यापन कर रहे हों। दोनों यानी प्रभा और समर के जीवन में हर रोज़ हर रात ही नई उमंग, नई सुखमय जीवन के साथ चल रहा है। यानी जो जीवन दुख में था अब सुख में बदल चुका है। अब इसके बाद में बच्चों असली जो सुहाग रात वाली वो रातें थी, अब मानो उसके जीवन में सुहाग रात की स्थिति चल रही हो। अब दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, यानी वह बात करता है कि वह जीवन में अब प्रोफेसर बनेगा और जीवन में एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। छोटे भाई को पढ़ाएगा लिखाएगा उसको भी, और प्रभा भी अच्छी ज़िंदगी जिएगी। ये तमाम तरह की बातें सब चल रही होती हैं। इसी बीच बच्चों वहाँ पर दिवाकर के पास बार बार जाता है तो उसकी मुलाकात दिवाकर के चचेरे भाई शिरीष से होती है। शिरीष जो है संयुक्त परिवार के संदर्भ में बहुत सारी बातें करता है। वह यहाँ तक कहता है कि कोई परिवार हो अगर ठीक से सुमति न हो परिवार के बीच में तो अलग हो जाने में कोई बुराई की बात नहीं है। और सच पूछा जाए तो न्यूक्लियर फैमिली तेज़ी से विकास करते हैं जॉइंट फैमिली की अपेक्षा, जो कि एक वेस्टर्न कल्चर की थाट को सीरीज यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से जैसे आजकल इंडिया में भी हमारे तेज़ी से न्यूक्लियर फैमिली तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, यानी तेज़ी से आगे मतलब कि न्यूक्लियर फैमिली चारों तरफ देखे जा रहे हैं, जॉइंट फैमिली टूट रहे हैं। यह जबकि भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय समाज के लिए कोई शुभ बातें नहीं है बच्चों, कि भाई भाई के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, परिवार के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। केवल शादी हो रही है तब तक तो माता पिता हैं, शादी जैसे संपन्न हो गई माता पिता से भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, केवल पति पत्नी ही सब कुछ है। वैसी चीज़ें यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलती है बच्चों। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की भी समस्या यहाँ दिखाई गई है, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। आज भी हमारे देश में जो बेरोजगारी समस्या बढ़ रही है चारों तरफ, जब तक पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं होगा, पॉपुलेशन अगर कंट्रोल हमारे भारतीय समाज में नहीं होगा तब तक यह जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बनी रहेगी। लेखक ने, राजेंद्र यादव जी ने अपनी बात को यहाँ पर भी मुहर लगा दी, और इसके साथ साथ इन तमाम बातों को भी लेखक ने मार्मिकता के साथ दिखाने का प्रयास किया है बच्चों। यहाँ पर सीरीज़ के माध्यम से यानी भारतीय संस्कृति यानी एक खुलापन होना चाहिए, जहाँ वेस्टर्न कल्चर की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपना लेने में कोई बुराई की बात नहीं है। ये तमाम चीज़ें सीरीज़ के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। हाँ, पिताजी में परिवार में एक अलग माहौल चल रहा होता है बच्चों। अब चूँकि जब तक बात नहीं करते थे प्रभा और समर, तब तक वहाँ पर सब लोग यही बात करते थे। भाभी यहाँ तक कहती थी किसको, समर को, डॉक्टर को दिखा लो, कहीं शायद कुछ उसमें कमी होगी। तो अब चूँकि बात करने लगे हैं तो अब इसलिए
प्रभा और समर चूँकि ये बात करने लगे हैं, ये बात भाभी को भी अच्छी नहीं लगती है, पूरे परिवार में भी एक मुद्दा बन चुका है। यहाँ तक कि जो ठाकुर साहब हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि अरे इतना बेशर्म हो गया है, जोरू का गुलाम हो गया है, दिन भर घर में पड़ा रहता है, बाहर निकलता नहीं है, ये तमाम चीज़ें उस पर आरोप झेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी रिज़ल्ट निकलता है, रिज़ल्ट निकलने में बच्चों वह पढ़ाई में अच्छा मार्क्स लाता है, अगले क्लास के लिए एडमिशन लेता है, और इधर कुंवर जो है अमर जो है वो फेल हो जाता है। तो इस तरीके से एक घरेलू जॉइंट फैमिली के वातावरण को बताया गया है। बेचारा समर एम्प्लॉयमेंट खोजता है, एक प्रूफ रीडर में उसको काम मिलता है। यह सब कुछ दिवाकर के माध्यम से होता है। तो वहाँ पर काम करने के लिए जाता है, लेकिन कुछ कारणों उसकी यानी पूरी सैलरी में कुछ कमी होने के कारण बच्चों वह नौकरी उसका छूट जाता है, नहीं नौकरी छोड़ देता है। बाबूजी है जानकर समर की पिटाई भी करते हैं और उसे घर से निकल जाने को कहते हैं। मुन्नी की मृत्यु का समाचार उसी समय में आता है तार के माध्यम से। प्यारे बच्चों, तार को पढ़ करके समर सुना देता है कि मुन्नी की मृत्यु, मुन्नी इज एक्सपायर्ड। यह समाचार पूरे परिवार में शोक की तरह फैल जाता है और उसी बीच में समर जो है काम के लिए निकल जाता है। मुन्नी की मृत्यु का समाचार जान समर परेशान भी हो जाता है। वह ट्रेन में बैठकर प्रेस जाता है। प्लेटफार्म पर उतरने पर उसका सिर चकरा जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या करे। सारा आकाश डगडग करने लगता है, सारा आकाश घूमने लगता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों उपन्यास की समाप्ति हो जाती है। मैंने उत्तरार्ध भाग को भी समाप्त कर दिया हूँ। अब ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात मैं थोड़े शब्दों में समझा दे रहा हूँ। सारा आकाश उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दहेज प्रथा की समस्या, यानी आज वर्तमान समाज में आज भी दहेज प्रथा की जो समस्याएं हैं, यानी मानो हमारा जो उपन्यास है सारा आकाश उस बात को उल्लेखित करता है। किस प्रकार से निम्न मध्यवर्गीय परिवार में दहेज प्रथा की या मध्यवर्गीय परिवार में दहेज की समस्याएं बहुत जटिल हैं और ये दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए बहुत अहम समस्या, विकराल समस्या सुरसा की तरह मुँह बाए खड़ा है, जहाँ पर तमाम नवयुवतियाँ, तमाम लड़कियाँ, तमाम दुल्हनें यानी इस सुरसा की तरह मुँह में दहेज के समस्या में यानी उनका जीवन समाप्त हो रहा है। और दूसरी बात है बच्चों, निम्न मध्यवर्गीय जो समस्याएं हैं यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी यदि संयुक्त परिवार में किस तरह से वहाँ पर और भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बने रहते हैं, लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, ये तमाम चीज़ों को भी लेखक ने मार्मिकता के साथ उठाया। संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली, यानी किस तरह सास, ननद, जेठानी, बहू और तमाम सास जो हैं किस तरह से आपस में झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, वहाँ एक दूसरे खिलाफ लोग चाले चलते हैं। जेठानी देवरानी में तो यानी आप लोग सुने होंगे सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, ये तमाम चीज़ें जो हम तो कहते हैं जो सीरियल बनते हैं ना बच्चों, ये हमारे जो उपन्यास लिखे जाते हैं, लेखक जो तमाम लिखते हैं, इस पर तमाम सीरियल, तमाम और फिल्में बनाई जा सकती हैं और बनती भी हैं। सारा आकाश उपन्यास भी पर भी फिल्म बनी हुई है बच्चों, अगर आप लोग फिल्म भी देख सकते हो वहाँ से, और तमाम चीज़ें भी स्पष्ट हो सकते हैं। और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को भी बता दिया हूँ। सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उन तमाम सामाजिक कुरीतियों को भी उस उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया गया है। और यूट्यूब पर पार्ट वाइज सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है। और उत्तरार्ध में एक बात और बता दूं बच्चों, मैं तो 1 शॉर्ट वीडियो आज आप लोगों के लिए समक्ष पेश किया हूं। अगर आपको और डिटेल की जानकारी है बच्चों, मैं उत्तरार्ध में याद रखिएगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 10 तक, और पूर्वार्ध का भी चैप्टर 1 से लेकर 10 तक, उत्तरार्ध भी चैप्टर 1 से 10 तक पूरा का पूरा डिटेल में पूरी जानकारी दिया हूँ बच्चों। यानी इसको मेरे इस 1 शॉर्ट वीडियो को सुन लेने के बाद में पूरे नॉवेल को आप समझ जाओगे और पूरे डिटेल को जानकारी लेने के लिए मेरे और वीडियोस को भी देखिएगा। वहाँ पर सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल है, सब कुछ मिल जाएगा बच्चों। इस तरह से आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद बच्चों।